तो आज मैं आपको लेसन 3 शुरू कर रही हूँ साइंस में परमाणु एवं अणु वाला चैप्टर। पीछे मैंने आपको बताया था तत्व और यौगिक मिश्रण। तत्व में बताया था कि जब किसी भी इसमें पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं तो वो कहलाता था तत्व। कण का मतलब वहाँ पर था परमाणु और अणुओं से था। अब इसी के आधार पर रासायनिक संयोजन के नियम बने कि पदार्थों का निर्माण विभिन्न परमाणुओं या अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है और ये अभिक्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं जो कि रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। तो परमाणुओं के बीच क्रियाओं के द्वारा रासायनिक संयोग होता है और नए पदार्थ बनते हैं। और इसमें सबसे पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरह द्रव्य को भी ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल गया, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल गया, भाप में बदल जाता है। तो ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसकी अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अभिक्रियाओं में देखिए जो इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में होता है वो कहलाता है अभिकारक पदार्थ और जो राइट हैंड साइड में बनता है वो कहलाता है उत्पाद पदार्थ। यानी इधर साइड में जो क्रिया करेंगे दो पदार्थ और जो बन के आएगा वो कहलाएगा उत्पाद पदार्थ। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रही हूँ कि 3 ग्राम हाइड्रोजन और 18 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 21 ग्राम जल बनता है। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का हो गया O2, बन गया आपका जल। इसको हमने बैलेंस कर दिया 2 से, तो ये बैलेंस समीकरण हो गए, आगे 10th में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा है 3 ग्राम दे रखी है, ऑक्सीजन की 18 ग्राम हो गई और जो बन के आ रहा था वो 21 ग्राम था। अगर हम लेफ़्ट साइड में इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो गया 21 ग्राम। यानी 21 ग्राम अभिकारक लिया था और जो उत्पाद बना वो भी कितना बना था 21 ग्राम। तो इस तरफ वाला ये क्या कहलाएगा आपका उत्पाद और इधर जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं आपस में वो क्या कहलाएगा अभिकारक पदार्थ कहलाते हैं। अब दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में स्थिर तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं और चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो। आप चाहे तो उसे आपस में दो पदार्थों को क्रिया करके बनाइए या फिर वो डायरेक्ट आपको मिला हो। जैसे कि जल है, जल जो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है और इसे हम नदी के, कुएं का, वर्षा का, समुद्र से कहीं से भी उठाकर अगर जल के प्रत्येक नमूने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात देखें तो वो हमेशा क्या होगा 1:8 का ही होगा। चाहे वो पानी नदी में से लिया गया हो, चाहे वो वर्षा का पानी आपने इकट्ठा करा हो या समुद्र में से लिया हो, उसका अनुपात जो हमेशा निश्चित रहता है। इसीलिए कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम कि तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। जैसे हम यहाँ पे NH3 ले लें, अमोनिया ले लें, CO2 ले लें, इनमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात निश्चित होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होगा। तो कोई भी तत्व यौगिक आप लेंगे उनमें अनुपात निश्चित होगा, वो कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। अब आगे है इसी में परमाणु कि किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। और ये तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है वही कहलाता है परमाणु। परमाणु को हम फिर से अगर विभाजित नहीं कर सकते हैं, अणु को अगर हम विभाजित करेंगे तो वो किस में विघटित हो जाता है परमाणुओं में। लेकिन परमाणु पदार्थ का तत्व का सबसे सूक्ष्मतम और छोटा कण होता है। परमाणु के अगर गुण पूछे जाएँ तो सभी तत्वों के परमाणु सूक्ष्म एवं उदासीन होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं और तत्वों के परमाणु सामान्यतः क्रियाशील होते हैं और एकल परमाणु के रूप में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि H2 होगा, हाइड्रोजन अगर लिखा जाएगा तो हमेशा H2 लिखेंगे। आप इसको
H कभी भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह क्लोरीन को लिखेंगे तो Cl2 ही लिखा जाएगा। ऑक्सीजन को लिखेंगे O2 लिखेंगे, O नहीं लिखा जाएगा। तो नाइट्रोजन को अगर लिखना है तो वो N2 लिखा जाता है। कुछ तत्व ऐसे परमाणु जो हैं स्वतंत्र अथवा एकल परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ये अक्रिय तत्व होते हैं, यानी ये क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए ये परमाणु एकल रूप में पाए जाते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में एकल रूप में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर सब 2, 3 या 4 के रूप में पाए जाएंगे, लेकिन ये एकल रूप में पाए जाते हैं। अब आगे है आपका अणु। अणु किसे कहते हैं? तो अणुओं को तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण मानते हैं जो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं तथा तत्व अथवा यौगिक के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है। जैसे ऑक्सीजन आपको वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, और एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का संयोग करके क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके बन जाते हैं NH3, यानी 2 तत्वों के परमाणु हो गए, एक नाइट्रोजन का हो गया, एक हाइड्रोजन का, बन गया अमोनिया। तो अणुसूत्र, पदार्थ के अणुसूत्र से उस पदार्थ का एक अणु प्रदर्शित किया जाता है। जैसे NH3 है तो यहाँ पे अमोनिया का एक अणु है, Cl2 है तो अमोनिया का, क्लोरीन का एक अणु है। और इसको हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं अणुओं को, तत्वों के अणु और यौगिक के अणु। तत्वों के अणु में क्या होते हैं? सभी किसी भी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में हो गया तो यहाँ O2 है, यानी परमाणु सारे यहाँ पे ऑक्सीजन के ही हैं। इसी तरह यौगिक में क्या होता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक के अणु बनाते हैं। जैसे कि CO2 हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अणु संयुक्त हुए, हाइड्रोजन और जल के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु परस्पर संयुक्त होकर अमोनिया का यौगिक बना है।